देश में एक युवा वर्ग ऐसा है जो अपने 17-18 की उम्र में अपने जीवन के उलझनों को सुलझाता है, आगे किस दिशा में अपने जीवन को ले जाना है इस विषय पे सोच विचार करने का वक्त उनके पास होता है। वहीं एक युवा वर्ग ऐसा भी है जो अपने 17-18 की उम्र में अपने पूर्ण परिवार का भार अपने कंधों पर ले लेता है, अपने पिता के लिए हुए कर्जों को चुकाना चाहता है, अपनी माँ के आंसुओं को पोंछना चाहता है, उन्हें एक सुखद एवं खुशियों से भरी जिंदगी मुहैया कराना चाहता है। और इसी वर्ग के युवाओं के लिए एक बहुत ही सरल एवं सम्मानजनक लक्ष्य होता है भारतीय सेना। ये युवक एक लंबे अरसे से काफ़ी मेहनत करते हैं, चाहे वो लिखित परीक्षा हो या शारीरिक परीक्षा। अपने जैसे हजारों नौजवानों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं और उन सभी में उत्तीर्ण होने के बाद भारतीय सेना में एक सिपाही एवं उस बहुमूल्य वर्दी को पहनने योग्य बनते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के लिए एक निर्णय ने इन युवकों के इसी सपने को तोड़ दिया, इनके लक्ष्य को धुंधला बना दिया। शायद इसी कारणवश हमने कुछ ही दिन पहले हमारे देश में एक बहुत ही आक्रोश से भरे हुए विरोध प्रदर्शन को देखा था, जिसके चलते हमारे भारतीय रेलवे सुविधा को बहुत गहरी चोट पहुंची। न जाने कितने रेल के डब्बों को आग के हवाले कर दिया गया या कितनों के रोजी रोटी के साधन को तोड़ दिया गया या उन्हें जलाकर राख कर दिया गया। अगर गहराई से देखा जाए तो इसका दोषी कौन था? ये युवा विरोधकारी या विपक्ष दल के वो लोग जो इन्हें भड़का रहे थे, या फिर वर्तमान सरकार का ये निर्णय? मैंने इस पूर्ण विषय को दो बड़े ही सरल विभाजनों में भाग किया है, जिसके पहले भाग में हम इस निर्णय के पक्ष को समझेंगे, वहीं इसके दूसरे भाग में हम इस निर्णय के विपक्ष को समझने की कोशिश करेंगे। अगर पूरे विश्व के डिफेंस बजट की ओर एक नज़र फेरें तो हमें ये बड़े ही स्पष्ट रूप से समझ आता है कि अमेरिका और चाइना के बाद भारत एक ऐसा देश है जो अपनी सैन्य ताकतों की बढ़ोतरी के लिए एक बहुत ही बड़ी रकम खर्च करता है। लेकिन बावजूद इसके हम अपने अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों के लिए दूसरे बड़े देशों पर निर्भर करते हैं, चाहे वो वायुसेना के लड़ाकू विमान हो या नौसेना के युद्ध जहाज, पनडुब्बी इत्यादि। स्वाभाविक तौर से देखा जाए तो जो देश अपने रक्षा मंत्रालय के लिए इतनी बड़ी बजट का ऐलान करता है, वो देश इतना सक्षम तो होना चाहिए कि वो खुद अपने सैन्य संसाधन एवं अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस सैन्य उपकरणों का उत्पादन कर सके, मगर हम अभी भी इस स्रोत में काफ़ी पीछे हैं। अगर हम अपने देश के बीते कुछ वर्षों में रक्षा बजट की ओर एक नज़र फेरें तो हमें बड़े ही स्पष्ट रूप से एक बढ़ोतरी नज़र आती है, खास करके वर्ष 2021 से 22 के बजट के दौरान, जब पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में 18.75% की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके चलते केंद्रीय रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया था। प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा बजट के ऐलान होने के बाद इस संपूर्ण रकम का दो भागों में विश्लेषण हो जाता है, जिसमें 70% भाग चला जाता है राजस्व यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वहीं 30% भाग चला जाता है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो इस पूरे रकम में से 50% से भी ज़्यादा, जी हाँ 50% से भी ज़्यादा का इस्तेमाल भारतीय सेना के तीनों अंगों में भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने इस देश को अपनी सेवा प्रदान की है, उन पेंशनधारियों को उनका पेंशन प्रदान करने में इस्तेमाल होता है। इसके बाद बचे 45 से 50% रकम का इस्तेमाल किया जाता है वर्तमान काल में सेना के तीनों अंगों के सैनिक एवं अधिकारियों को उनका वेतन प्रदान करने में, और आखिर में बचे हिस्से का इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर या संचालन व्यय, जिसके अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर जैसे असाधारण रणभूमि में एक सिपाही को उस वातावरण के अनुसार खास जूते, खास पोशाक एवं खास उपकरणों को मुहैया कराया जाता है। साथ ही साथ भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में रूटीन पेट्रोलिंग में इस्तेमाल किए जाने ईंधन को मुहैया कराया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो इस रकम का इस्तेमाल विशेष रूप से सेना के तीनों अंगों के ताकत की बढ़ोतरी में किया जाता है।
इसके अंतर्गत हम बाहरी विकसित देशों से आधुनिक हथियार, लड़ाकू विमान, युद्ध जहाज, अन्य ऐसे आदि उपकरणों की खरीदारी में खर्च करते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आने वाले रकम का 90% खर्च इन्हीं खरीदारियों में हो जाता है, जिस कारणवश हम केवल 5% प्रतिवर्ष अपने अनुसंधान एवं विकास केंद्र या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च कर पाते हैं। और शायद कहीं ना कहीं इन्हीं आंकड़ों ने केंद्रीय सरकार या रक्षा मंत्रालय को अग्निपथ जैसे स्कीम्स के बारे में सोचने पर मजबूर किया है। भाग 2। इस भाग में हम इस निर्णय के विपक्ष की दृष्टि से इसे समझने की कोशिश करेंगे। सेना में भर्ती हुए एक नौसिखिए नौजवान को एक बेहतरीन फौजी में परिवर्तित करने का दायित्व एक 10 से 12 साल के अनुभवी मार्गदर्शक या एक इंस्ट्रक्टर का होता है। पूरे 1 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद इन सैनिकों को इनके निर्धारित रेजिमेंट में नियुक्त कर दिया जाता है, जहां जाकर ये अपने रेजिमेंट के अन्य वीर सेनानियों की वीर गाथाएं सुनते हैं, अपने तजुर्बे को बटोरते हैं और अपने दूसरे सैन्य भाइयों से इनका एक अटूट रिश्ता बन जाता है। पूरे विश्व में पर्वत युद्ध या माउंटेन वॉरफेयर या कॉम्बैट वॉर में भारतीय सेना को एक अव्वल दर्जा प्राप्त है और इसी मान्यता को हमारी सेना ने 1999 के करगिल युद्ध, 2008 के मुंबई ताज हमले और उरी सर्जिकल स्ट्राइक में स्पष्ट किया था। हम ऐसी ही अपेक्षा अग्निवीरों से कर सकते हैं जो ना तो संपूर्ण तरीके से प्रशिक्षित है, ना तो अनुभवी। कहीं हम अपनी नौकरी और परिवार के लिए मजबूर एक नौजवान को हाथ में हथियार थमाए अपनी जान की बाजी लगाने बॉर्डरों पर तो नहीं भेज रहे। विशेषज्ञों की राय में इस प्रकार हम एक कमजोर एवं अपनी मजबूरियों से लाचार सैनिकों से भरी सेना बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी राय में इस 4 वर्ष के स्कीम को अगर 15 वर्ष किया जाए और केवल 25% सैनिकों की नियुक्ति की जगह अगर कम से कम 35 से 40% सैनिकों की नियुक्ति की जाए स्थायी रूप से, तब जाकर ये स्कीम अपने आप को कहीं लाभदायक प्रमाण कर पाएगी।